Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Mahjabi, lecturer botany. Today our lecture is about the chemical coordination. Chemical coordination हम पढ़ेंगे animals में कि animals में chemical coordination कैसे हो रही है. Obvious बात है, पहले भी हम चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि animals में जो chemical coordination है it is through the hormones. तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. हार्मोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स हैं जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं. उनके थ्रू जो है वो सिक्रीट हो रहे हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड जो बेसिकली हैं डक्टलेट्स ग्लैंड्स हैं, यानी ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनके पास कोई डक्ट्स वगैरह नहीं है बट डायरेक्ट वो अपने हार्मोन सिक्रीट करते हैं और उसके बाद उन हार्मोन्स को जो है वो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाता है और उसके बाद वो हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट लोकेशन पे पहुंच जाते हैं. हमारे अंदर 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर अपना अपना काम कर रहे हैं. उनमें से हम कुछ को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हार्मोन्स क्या हैं. हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ वेरिंग स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और हर हार्मोन दूसरे से स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफरेंट होता है. दे आर पोर्ट डायरेक्टली एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू ब्लड टू रिस्पेक्टिव टारगेट टिश्यू. जैसे भी मैंने अभी आपको बताया कि इनके पास कोई अपना कोई सिस्टम अलहदा नहीं है. जब ये बनते हैं तो इन्हें ब्लड में डाल दिया जाता है और ब्लड के थ्रू ये डिफरेंट लोकेशंस पर पहुंच जाते हैं. द हार्मोन्स अफेक्ट द टारगेट सेल. दे डू नॉट इनिशिएट न्यू बायोकेमिकल रिएक्शन बट प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय रेगुलेटिंग एंजाइमेटिक एंड अदर केमिकल रिएक्शंस. यानी कोई नया केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं करते. जो केमिकल रिएक्शन चलना है बॉडी के अंदर उसी को ही एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू इन्हांस कर रहे होते हैं. दे में इधर स्टिमुलेट और इनहिबिट अ फंक्शन. वो किसी फंक्शन को स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, किसी फंक्शन को रोक भी सकते हैं. हार्मोन्स में ऑल्सो कंट्रोल सम लॉन्ग टर्म चेंजेस. जैसे हमारी बॉडी में ग्रोथ रेट है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, सेक्शुअल मैच्योरिटी है, ये लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं. टाइम लगता है इनको इन चेंजेस को कंप्लीट होने में, तो उनको भी हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं. तो हार्मोन्स हमारे पास 4 टाइप के हैं. दे मे बी प्रोटीन इन नेचर, दे मे बी अमाइनो एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, दे मे बी पॉलीपेप्टाइड, दे मे बी स्टेरॉइड्स. साथ साथ उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि जो प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स हैं उनमें इंसुलिन और ग्लाइकोजन आ जाता है. अमाइनो एसिड और डेरिवेटिव्स में अगर हम हार्मोन्स को देखें उसमें थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन आ जाती है. पॉलीपेप्टाइड में वैसोप्रेसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन्स आ जाते हैं और ऑक्सीटॉक्सिन आ जाती है. स्टेरॉइड्स में ऑस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोन्स आ जाते हैं. अब इन तमाम हार्मोन्स को जो है हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ग्लैंड्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं और उन ग्लैंड्स के साथ साथ हम उनको भी डिस्कस करेंगे. तो हम स्टार्ट करने लगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो सबसे पहला जो ग्लैंड है दैट इज़ हाइपोथैलेमस. आपको पता है हाइपोथैलेमस 4 ब्रेन का हिस्सा भी है और वहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, वहाँ पर ये सेंसरी स्टिमुलस को सेंस कर रहा है. that many of the sensory stimulus of nervous systems are converted into the hormone response. It is believed that oxytocin and antidiuretic hormones are produced in hypothalamus. ये 2 हार्मोन्स जो हैं हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं and they travel to the down the nerves to the posterior lobe of pituitary to be stored. फिर उसके बाद उन्हें ब्रेन में एक और ग्लैंड है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, तो वहाँ से इसको पिट्यूटरी ग्लैंड में भेज दिया जाता है स्टोर करने के लिए और फिर वहाँ पर स्टोर रहते हैं और जब इनको इम्पल्स मिलता है उस हिसाब से फिर ये जो है वो सिक्रीट होते हैं. अब यहाँ पर इन्होंने एक डायग्रामेटिकली जो है वो आपको शो किया हुआ है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या कनेक्शन है. तो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या हैं. न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स वो सेल्स हैं जो कि नर्वस सिस्टम का भी हिस्सा हैं और सिक्रीशंस भी कर रहे हैं. Neurosecretory cells in the hypothalamus produce and secrete a variety of hormones. One of the nerve clusters synthesize oxytocin and vasopressin, then store them in nerve endings located in the posterior pituitary. तो कहते हैं कि हाइपोथैलेमस में ये 2 हार्मोन्स बने और फिर उन नर्व एंडिंग में इनको स्टोर कर दिया जाता है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होती हैं. अपॉन प्रॉपर स्टिमुलेशन फ्रॉम द ब्रेन ऑक्सीटॉक्सिन एंड वैसोप्रेसिन आर रिलीज इनटू द ब्लड सप्लाई ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. और जैसे स्टिमुलस मिलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उनको सिक्रीट कर देता है, उनको ब्लड में एंटर कर देता है. अदर नर्व क्लस्टर्स इन द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस एंड सिक्रीट अ बैटरी ऑफ रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन विच आर कैरिड बाय द ब्लड टू इंटीरियर पिट्यूटरी. इसके अलावा कहते हैं ऐसे हार्मोन्स भी सिक्रेट किए जाते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन की सिक्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं. दे रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ वेरियस ट्रॉपिक हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स एंड लेक्टिन मैन्युफैक्चर बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ये वही बात कह रहे हैं ना कि मतलब हाइपोथैलेमस 2 प्रॉपर हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, इसके अलावा ऐसे हार्मोन्स भी सिक्रेट कर रहा है जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहे हैं. तो हमारी बॉडी में जो एक
ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला एक और ग्लैंड है, दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसका जो वेट है वो 0.5 ग्राम होता है एडल्ट में, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू अ शॉर्ट स्टॉक, एंड दैट स्टॉक इज़ नॉन एज इन्फेंडिबुलम। तो इसके 3 लोब्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटीरियर लोब, मीडियन लोब एंड पोस्टीरियर लोब। तो ये तीनों लोब्स हम डिस्कस करेंगे, और इन तीनों लोब्स में से कौन कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। एंटीरियर लोब जो है, इट इज़ ऑफन रेफर टू एज द मास्टर ग्लैंड, because in addition to producing the primary hormone, it produces the tropic hormones which control the secretion of hormone in many of the other endocrine glands। तो हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लोब है, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से 2 तरह के हार्मोन्स निकल रहे हैं, प्राइमरी हार्मोन्स एंड ट्रॉपिक हार्मोन्स। प्राइमरी हार्मोन्स वो हार्मोन्स हैं जो डायरेक्ट अपना काम कर रहे हैं, ट्रॉपिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो दूसरे हार्मोन्स की सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जो हमारे पास इंटीरियर लोब है उसमें 4 हार्मोन्स डिस्कस किए गए हैं, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। तो इन 4 हार्मोन्स को जो है वो अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की। सोमैटोट्रोफिन हार्मोन को जो रिलीज़ करने वाला फैक्टर है, दैट इज़ नॉन एज सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। तो ये भी एक किस्म का एक हार्मोन है जिसको हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है थ्रू आउट द लाइफ, मतलब ये पूरी ज़िंदगी जो है सिक्रीट हो रहे होते हैं, क्योंकि सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जो हैं ये हमारी ग्रोथ से रिलेटेड है। तो हमें पता है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की जो ग्रोथ है वो पूरी ज़िंदगी हो रही होती है। सिर्फ कद की बात हम नहीं करते हैं, जितने भी ग्रोथ है बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की भी ग्रोथ हो रही है, वो भी इन्हीं हार्मोन के थ्रू हो रही है। तो जो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है उसका रिलीजिंग फैक्टर जो है वो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। फिर उसके बाद व्हेन ग्रोथ हैज़ मोस्टली सीज्ड आफ्टर द एडोलेसेंस, द हार्मोन कंटिन्यू टू प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू आउट द बॉडी। इन्हें भी हमने ये चीज़ देखी ना कि जी थ्रू आउट द बॉडी जो है वो हो रहा है। अब हमें पता है कि कद जो है वो एक ख़ास उम्र तक बढ़ता है, उसके बाद कद नहीं बढ़ता, या बॉडी के जो पार्ट्स का साइज़ है वो ख़ास उम्र तक बढ़ता है, उसके बाद नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि मुमकिन है जब हम बड़े हो जाएं तो ये हार्मोन प्रोड्यूस ना हो। नहीं, ये हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन फिर इसका फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे ही हम एडोलेसेंस तक पहुँचते हैं, ये हार्मोन्स जो है ये हार्मोन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को करना शुरू कर देता है। अगर ये हार्मोन अर्ली लाइफ में बहुत ज़्यादा हो, यानी जब कद बढ़ रहा है उस टाइम में बहुत ज़्यादा हो, तो फिर ये जिजेंटिज्म कर देता है, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत लंबे कद हो जाते हैं लोगों के, हाथ पाँव की उंगलियाँ बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं। तो इसमें क्या है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ हैंड्स, फीट, जॉज, इसको हम एक्रोमेगैली भी कहते हैं। अगर ये बहुत कम हो तो ड्वार्फिज्म हो सकता है, यानी छोटे कद के लोग रह जाते हैं। एज वेल एज अदर सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द लैक ऑफ थायराइड एंड एड्रीनल हार्मोन। तो साथ साथ सिर्फ यही हार्मोन के साथ, मतलब ये हार्मोन सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के ऊपर काम नहीं कर रहा, बल्कि थायराइड और एड्रीनल हार्मोन्स की सिक्रीशन भी जो है वो अफेक्ट हो जाती है। फिर हमारे पास आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाएगा और थायराइड ग्लैंड से उसकी सिक्रीशन कराएगा। तो इसका जो रिलीजिंग फैक्टर है, दैट इज़ नॉन एज थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। ये भी हाइपोथैलेमस से निकलता है, एंड इट कंट्रोल्ड बाय द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इन द ब्लड। कब ये हार्मोन पैदा करना है ये डिसाइड करते हैं हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन का लेवल। इन द प्रेजेंस ऑफ लो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ TSH एंड वाइस वर्सा। यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर लो थायरॉक्सिन है तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को पैदा किया जाएगा, ताकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड के पास जाके थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस करवाए। अगर ज़्यादा है तो ये नहीं पैदा होता। इट इज़ सिक्रेटेड थ्रू आउट लाइफ बट पर्टिकुलरली रीच हाई लेवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पूरी ज़िंदगी बनता है, लेकिन जब बच्चों का कद बढ़ रहा होता है उस वक्त ही बहुत ज़्यादा है। इट एक्ट डायरेक्टली ऑन द सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, इंक्रीजिंग बोथ देयर नंबर एंड देयर सिक्रेटरी एक्टिविटी। देन एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, इसको हम कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं। रिलीज ऑफ कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर फ्रॉम द हाइपोथैलेमस कंट्रोल बाय द स्टेरॉइड लेवल इन द ब्लड। ये भी हाइपोथैलेमस से इसका फैक्टर रिलीज होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके खून में स्टेरॉइड लेवल कितना है। एंड बाय डायरेक्ट नर्वस स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस। हाँ, हम स्ट्रेस में हो तब भी ये जो है वो पैदा होता है। अब स्ट्रेस कौन कौन सा हो सकता है? स्ट्रेस कोल्ड स्ट्रेस भी हो सकता है, आपको ठंड लग रही है, आपको बहुत गर्मी लग रही है, आपको पेन है, आपको खौफ है, या आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है। एक्सेस एंड डेफिशिएंसी रिजल्ट इन द डिस्टर्बेंस ऑफ द नॉर्मल एड्रिनल फंक्शन। और अगर ये ज़्यादा या कम हो जाएगा तो ये हमारे नॉर्मल एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन पे भी अफेक्ट कर सकता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हार्मोन आ जाता है गोनाडोट्रोफिक हार्मोन।
तो ये हमारे पास क्या हैं, ये डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स हैं जिनमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ जाता है, जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं मेल्स में, और प्रोलैक्टिन हार्मोन आ जाता है, और इसको बाज़-औक़ात ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो कि गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन्स में आ जाते हैं। अब बारी बारी उन्होंने सबको डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। वो कहते हैं दे शेयर अ कॉमन हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर। प्रोलैक्टिन इज कॉन्टीन्यूसली प्रोड्यूस फ्रॉम द पिट्यूटरी एंड इज इनहिबिटेड बाय द प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। यानी चाहे इनहिबिटिंग फैक्टर है चाहे स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, वो हाइपोथैलेमस से ही आ रहा है। प्रोलैक्टिन का क्या काम है? इट स्टिमुलेट द मिल्क प्रोडक्शन एंड एक्ट एज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एज डिस्क्राइब बिलो। नीचे उन्होंने बताया है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के तौर पे कैसे काम कर रहा है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन फीमेल स्टिमुलेट द फॉलिकल डेवलपमेंट एंड सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरीज। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन फीमेल में सेपरेट आ गया। मेल में ये क्या काम करता है? मेल में ये जर्मेनियन एपिथीलियम यानी टेस्टिस की जर्मेनियन एपिथीलियम को डेवलप करवा रहा है। इसके अलावा स्पर्म प्रोडक्शन करवा रहा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ मिलकर काम करता है फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ एस्ट्रोजन सिक्रीशन एंड रप्चर ऑफ मेच्योर फॉलिकल टू रिलीज एग और ओवम। यानी रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर इसका बहुत अहम किरदार है। इट ऑल्सो कॉज द ल्यूटिनाइजेशन ऑफ द लेटर एंड एक्ट सिनर्जिस्टिकली विद प्रोलैक्टिन टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटम। जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो रिप्रोडक्शन में आपको एक बताया हुआ है कि जब फॉलिकल्स में से एग निकल जाते हैं तो वो पीछे एक येलोइश सा मैस रह जाता है, दैट इज़ नॉन एज कॉर्पस ल्यूटम। तो कॉर्पस ल्यूटम बनाने का काम भी कर रहे हैं। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन द मेल स्टिमुलेट द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द टेस्टिस टू सिक्रेट द टेस्टोस्टेरोन। तो ये हमारे पास आगे गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन। नेक्स्ट जो है मीडियन लोब है। मीडियन लोब में एक हार्मोन है जिसको हम मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। इट्स इनहिबिशन ऑफ सिक्रेशन इज कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस। एक्सटर्नल लाइट गवर्न्स इट्स सिक्रेशन, यानी जो सूरज की जो रोशनी है वो मेलानोट्रॉफिक हार्मोन को सिक्रेट करवाती है। More secretion in pregnancy stimulate melanocytes in skin to produce the brown pigment melanin which darken the skin। अक्सर आपने नोट किया होगा कि जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनके मुंह पे छाइयाँ बन जाती हैं, तो ये छाइयाँ इस हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से बन जाती हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो तो एक डिजीज़ होती है, इसको एडिसन डिजीज़ कहते हैं। और इसका एक एडिसन डिजीज़ का एक सिम्टम यही है कि बॉडी बहुत डार्क हो जाती है क्योंकि इसमें ये मेलानोट्रॉफिक हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा बन रहा होता है। तीसरा लोब पोस्टीरियर लोब कहलाता है। इसमें दो हार्मोन डिस्कस किए हुए हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं और ऑक्सीटॉक्सिन। तो ये हमने खैर पढ़ा था कि ये दोनों के दोनों हार्मोन्स जो हैं ये बेसिकली हाइपोथैलेमस बनाकर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर कर देता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनको सिक्रीट करता है। सबसे पहले हम देखते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन को जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। इट्स सिक्रीशन इज कॉज्ड बाय द डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कम होने से इसकी सिक्रीशन होती है, या ब्लड वॉल्यूम कम होने से हो जाती है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड विच इज़ डिटेक्टेड बाय द ऑस्मोरिसेप्टर इन द हाइपोथैलेमस। तो ये तमाम चीज़ों को हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करता है और फिर करवाता है। एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई ऑल्सो इन्फ्लुएंस द हाइपोथैलेमिक न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। इंक्रीज लेवल कॉज इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। हाँ, अगर ये बहुत ज़्यादा पैदा हो तो फिर वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है किडनी में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और अगर ये हार्मोन ना हो तो फिर डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन आ जाती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस वो कंडीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन पैदा होता है, यानी यूरिनेशन मुसलसल होती रहती है और जिस्म से पानी मुसलसल निकलता रहता है और उसमें बंदे को प्यास बहुत लगती है। नेक्स्ट हार्मोन जो है वो ऑक्सीटॉक्सिन है। इट्स रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय द डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स, यानी सर्विक्स की डिस्टेंशन से ये बनता है। सर्विक्स जो है ये रिप्रोडक्टिव साइकिल को अगर आप पढ़ेंगे जब तो उसमें आपको बताया हुआ है कि वेजाइना के पास एक ओपनिंग होती है जिसको सर्विक्स कहते हैं। डिग्री इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल इन द ब्लड, अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फीमेल में कम हो जो ऑक्सीटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। न्यूरल स्टिमुलाई ड्यूरिंग द पार्ट्यूशन एंड सकलिंग, जब बच्चे फीड कर रहे हैं तब ये बनता है। प्राइमरी एक्शन इज़ ऑन स्मूथ मसल्स पर्टिकुलरली इन यूट्रस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। तो इसका काम क्या है? ये पैदाइश के वक्त काम करता है, यूट्रस को डायलेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा फीमेल में मिल्क प्रोडक्शन को भी जो है वो जैसे मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क आ रहा है उसको भी जो है ना वो इन्हांस कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के मैमल्स में अगर हम देखें तो उसके दो लोब्स हैं, 2 लोब्स सिचुएटेड बिलो द लैरिंग्स। इट प्रोड्यूस थायरॉक्सिन, यानी कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करे? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का दूसरा नाम है टेट्रा आयोडोथायरोइन जिसको T4 भी कहते हैं। दूसरा हार्मोन है ट्राई आयोडोथायरोइन T3
विच हैज़ अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू थायरॉक्सिन विथ 3 आयोडीन। इसका जो स्ट्रक्चर है T3 का स्ट्रक्चर T4 जैसा ही है, बस फ़र्क ये है T4 में 4 आयोडीन होते हैं और T3 में 3 आयोडीन होते हैं। और तीसरा जो हार्मोन है दैट इज़ कैल्सीटोनिन, यानी थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन्स निकल रहे हैं, थायरॉक्सिन, T4, T3 एंड कैल्सीटोनिन। हम इन सब के फंक्शंस भी देखते हैं। थायराइड इज एक्टिव कॉन्टीन्यूसली बट प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ सिक्रीशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड सेक्शुअल मैच्योरेशन एंड इन स्ट्रेस सिचुएशन सच एज कोल्ड एंड हंगर। 3 सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें आमतौर पे थायराइड ग्लैंड पूरी ज़िंदगी हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, लेकिन 3 कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है। एक जब ग्रोथ रेट तेज़ हो, एक जब सेक्शुअल मैच्योरेशन हो रही हो, यानी मेल और फीमेल सेक्शुअली मैच्योर हो रही हो, और तीसरी कंडीशन ये कि जब स्ट्रेस हो। तो थायरॉक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायराइन द 2 हार्मोन्स एक्ट इन एसेंशियली इन द सेम वे, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम है। दे एक्ट ऑन द बेसल मेटाबॉलिक रेट बाय स्टिमुलेटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ हीट एंड जनरेशन ऑफ एटीपी। क्योंकि अभी हमने कहा कि रैपिड ग्रोथ में ये ज़्यादा हो जाता है, तो ग्रोथ जब हो रही है तो एटीपी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये एटीपी प्रोड्यूस करवाने में हेल्प आउट कर रहा है। दे ऑल्सो एक्ट इन द कंजक्शन विद द सोमैटोट्रोफिन इन ब्रिंगिंग अबाउट ग्रोथ रेट को तेज़ करने के लिए सोमैटोट्रोफिन के साथ काम करता है। Act directly on the brain cell, causing them to differentiate. In amphibian, they bring about the process of metamorphosis. Metamorphosis क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो आपने फर्स्ट में भी पढ़ा है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस से गुजरता है और फिर अडल्ट बनता है। जैसे फ्रॉग में उन्होंने कहा है कि जी पहले लार्वा होता है, देन टैडपोल और उसके बाद मैच्योर। तो अगर ये हार्मोन ना हो तो फ्रॉग जो है वो टैडपोल तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन फिर वो मैच्योर फ्रॉग नहीं बनेगा। एक्सेस थायरॉक्सिन प्रोड्यूस अ कंडीशन कॉल्ड द ग्रेव्स डिजीज़, और अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो बीमारी हो जाती है जिसको हम ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं, विद एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर एंड इंक्रीज इन द बेसल मेटाबॉलिक रेट। 3 कंडीशन आर ग्रेव डिजीज़, ग्वाइटर हो जाती है और मेटाबॉलिक रेट जो बहुत तेज़ हो जाता है, जिस कैन लीड टू द कार्डियक फेलियर इफ प्रोलॉन्ग, और अगर ये प्रोसेस इस तरह चलता रहे तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। द कॉज ऑफ ग्रेव डिजीज़ इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एन एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन विच कॉन्टिन्यूस स्टिमुलेट द थायराइड टू एक्सेस सिक्रीशन। तो ग्रेव डिजीज़ की एक मेन कॉज एक ऐसी प्रोटीन है जो बन जाती है और थायरॉक्सिन को बार बार प्रोड्यूस करवाती है। वो हाई लेवल ऑफ थायरॉक्सिन जो है वो फिर इंजूरियस है। इन कंजेंशली डेफिशिएंट द लैक ऑफ थायरॉक्सिन कॉज द क्रिटिनिज्म, और अगर ये कम हो थायरॉक्सिन मजीद तो क्रिटिनिज्म भी हो सकती है, वेयर द इंडिविजुअल फेल टू डेवलप नॉर्मली, दे आर स्मॉल, हैव कोर्स स्कैंटी हेयर, थिक येलोइश स्केली स्किन एंड आर मेंटली रिटार्डेड। तो इस बीमारी के पेशेंट्स के ये सिम्टम्स हैं। दे ऑल्सो फेल टू डेवलप सेक्शुअली deficiency later in life, perhaps due to the iodine shortage in the diet, produce swelling of the neck which is known as the goiter। अगर डाइट में आयोडीन की कमी है तो गोइटर हो सकता है, और उसमें होता ये है कि नेक में बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाती है और उससे उसका वेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसको हम मिक्सोडीमा भी कहते हैं, एंड इज़ करेक्टराइज बाय द पफनेस ऑफ हैंड स्किन। इसके अलावा सिर्फ गले में नहीं होगा, मिक्सोडीमा में हाथ पाँव भी स्वेल कर जाएंगे क्योंकि उसमें फैट्स की डेपोजिशन हो चुकी होती है। All bodily and mental processes are retarded. High calcium ion concentration in the blood cause stimulation of the senses and release of calcitonin। तो कैल्शियम की जो कंसनट्रेशन है वो कैल्सीटोनिन को कंट्रोल करती है। अगर कैल्शियम ज़्यादा है तो कैल्सीटोनिन ज़्यादा बनेगा, अगर कैल्शियम कम है तो कैल्सीटोनिन कम बनेगा। एक्सेस और डेफिशिएंसी लीड टू द डिस्टर्बेंस ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म विद इट्स एसोसिएटेड इफेक्ट ऑन नर्व, स्केलेटल मसल्स, ब्लड एक्सेस। तो कहते हैं अगर कम या ज़्यादा हो जाए तो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। कैल्सीटोनिन का जो फंक्शन है दैट इज़ एंटागोनिस्टिक टू द पैराथॉर्मोन हार्मोन, और पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। अभी हमने थायरॉयड ग्लैंड पढ़े हैं। थायरॉयड ग्लैंड के साथ 2 छोटे से उसके साइड के ऊपर हार्मोन्स ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, इसके लेटरल लोब के ऊपर, जिसको हम पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। दे प्रोड्यूस अ हार्मोन विच इज़ नॉन एज पैराथॉर्मोन। Low level of blood calcium ion stimulate the parathyroid directly to increase the parathormone production, whereas high level of calcium ion suppress the release। यानी कैल्सीटोनिन के ऑपोजिट है। कैल्शियम कम होगा तो पैराथॉर्मोन ज़्यादा बनेंगे, कैल्शियम ज़्यादा होगा तो पैराथॉर्मोन कम। अंडर एक्टिविटी कॉज अ ड्रॉप इन द ब्लड कैल्शियम आयन विच इन टर्न लीड टू द मस्कुलर टिटैनी। अगर ये कम हो तो उससे ब्लड लेवल भी कम हो जाता है, जिससे मसल्स टिटैनी हो सकती है, जो हमने स्केलेटन के अंदर पढ़ी थी। ओवर एक्टिविटी वुड लीड टू द प्रोग्रेसिव डिमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन सिमिलर टू रिकेट्स। और अगर ये बहुत ज़्यादा बने तो बोन्स के ऊपर से जो है वो कैल्शियम उतरना शुरू हो जाता है, जिससे रिकेट्स हो जाती है और किडनी स्टोन्स बन सकते हैं, और ये दोनों की दोनों कंडीशंस जो हैं वो फैटल हो सकती हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।